हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जीएस विद शिवम। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 17 दिसंबर को मैं अपना टेस्ट सीरीज का फ्री मॉक टेस्ट जो है वो मैं कंडक्ट कराऊंगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने टेस्ट दिया हो। मैंने ये टेस्ट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है लॉन्च किया था सुबह 10 बजे, और अब हम इसकी डिस्कशन वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। 10 बजे मैंने जो है आपका ये टेस्ट दिया था एंड आई होप आप सभी ने ये सॉल्व किया हो एंड आई होप आपका सबका एग्जाम जो है अच्छा गया हो। एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एंड द मेन रीजन ऑफ दिस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज कि आप सभी को आइडिया लग जाए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो इसी आइडिया के साथ मैंने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी आज के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले। तो जो आज का हमने टेस्ट लिया था उसमें मैंने आपको बोला था कि आज का टेस्ट जो है पहला टेस्ट जो है फ्री कराने वाला हूँ। इस प्रीलिम टेस्ट सीरीज की कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इस पूरी प्रीलिम टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपको हर एक टेस्ट जो है प्रॉपर स्केड्यूल के साथ दिया जाएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर स्केड्यूल आपको दिया जाएगा, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है मैं आपको एडवांस में बता दिया करूंगा। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज दोनों की होगी। जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी ये टेस्ट सीरीज जो है अवेल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए मैंने अलग से हिंदी में टेस्ट पेपर बनाया है। प्रॉपर शेड्यूल विल बी गिवन, मैंने आपको बताया टेस्ट विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। शेड्यूल जो है जिस तरह से बनाया जाएगा उसी हिसाब से आपका टेस्ट बनेगा। और मैं ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो बनाई है मैंने उसको मैंने ऐसे फ्रेम किया है इसका शेड्यूल कि अगर हमारा एग्जाम फरवरी में भी होता है, अगर हमारा एग्जाम फरवरी में भी होता है उससे पहले मैं आपको सारे के सारे टेस्ट जो है दे दूंगा। ठीक है, और अगर हमारा फरवरी से डिले होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब मेन मेन मकसद यही है कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको पूरी की पूरी आपकी तैयारी जो है पूरी क्वेश्चन फॉर्मेट में आपकी रेडी हो। इसी पर्पज से जो है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च की थी मैंने। टेस्ट पेपर विल बी डिस्कस्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, जो आज मॉक टेस्ट हुआ था सुबह उसका डिस्कशन जो है हर एक पेपर का डिस्कशन वीडियो जो है मैं आपको यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन से बनेंगे वो सब मैं यहाँ पे आपको समझाया करूंगा। साथ ही साथ अगर आप पेड टेस्ट सीरीज लोगे तो उसमें आपको ऑब्वियसली पीडीएफ के फॉर्मेट में जो आपका आंसर की बनेगा वो मैं आपको दे दिया करूंगा। बट जिन स्टूडेंट्स को डिस्कशन वीडियो देखनी है वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मेरे देख सकेंगे। और फॉर मोर डिटेल्स मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो मेरा स्टडी जीएस विद शिवम के नाम से ही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका। एंड ओनली सॉफ्ट कॉपी विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज हम सब जो है अलग अलग सिटीज अलग अलग टाउन्स में रहते हैं, तो एक जगह ना होने के कारण मैं सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी दे पाऊंगा। हाँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो रुड़की से हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम रुड़की, जितने भी मेरे फ्रेंड्स रुड़की से हैं अगर वो टेस्ट सीरीज जो है लेना चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में तो उसके लिए मैं अलग से चार्ज करूंगा बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग कॉस्ट उसमें जो है ऐड हो जाएगी। और वो भी जो ऐड होगी वो अगर आप चाहते हो कि मैं जो है टेस्ट पेपर जो है फिजिकल फॉर्म में दूं तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बता ही दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा चैनल का। और साथ ही पर्सनल पर्सनल चैट अगर आपको करनी है तो उसका भी लिंक मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जितने मेरे हिंदी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन जो है दोनों इंग्लिश और हिंदी में होने वाले हैं। तो ये मैंने जो आज मॉक टेस्ट दिया था उसमें 50 क्वेश्चन जो है मैंने दिए थे। 50 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए थे और ये क्वेश्चन बेसिकली मॉक टेस्ट आपको फ्री में इसलिए दिया था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इस प्रीलिम टेस्ट सीरीज में। तो 50 क्वेश्चन थे। बाकी जो पेड टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें जो है 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें जितने भी अपना जीएस पेपर 1 जिस तरह से आपका उत्तराखंड पीसीएस लेता है उसी फॉर्मेट में जो है आपका पेपर हुआ करेगा और 150 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और प्राइस की मैं बात कर दूं तो प्राइस मैंने जो टेस्ट सीरीज का रखा है बहुत नॉमिनल रखा है। इससे जो है सस्ता नहीं हो सकता था। मतलब इट इज बेयर मिनिमम 200 रुपीज फॉर 10 फुल लेंथ टेस्ट। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 200 रुपीज इज वेरी वेरी मिनिमल। बिकॉज मुझे पता है मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है तो जितनी भी टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज बनाने में मेरे को 5 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। 5 से 6 घंटे मेरे को आराम से ले जाते हैं एक टेस्ट बनाने में, क्योंकि उसमें 150 क्वेश्चन मेरे को ऐड करने पड़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा मेहनत लगती है। तो इसके बावजूद मैंने जो है इसके प्राइस जो है बहुत कम रखे हैं सो दैट जो बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी टेस्ट सीरीज वो भी इसको अफोर्ड कर सकें और वो अपना जो है करियर वाइज या फिर अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकें सो दैट जो है आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। तो ये मेरा जो है प्रॉपर एम था। पैसा जो कमाना है जो अलग चीज है,
बट प्रॉपर एम हमारा ये है कि 200 रुपीज सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको पूरी 10 मिलेगी, वो भी 10 फुल, वो भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। कोई सेक्शन इसमें टेस्ट नहीं होगा, सारे के सारे फुल लेंथ हो गए। तो आपकी अच्छी से रिवीजन अपनी आपको अपने टेस्ट करना है तो ये जो टेस्ट सीरीज है इससे अच्छा चांस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। तो और बाकी जितने भी मैं अपनी पेड पेड का यूट्यूब डिस्कशन किया करूंगा, तो उसमें फिर ऑब्वियस रीजंस आई विल नॉट बी रिवीलिंग माय क्वेश्चंस, मैं उसमें अपने क्वेश्चंस रिवील नहीं करूंगा, बिकॉज फिर जिन्होंने पेड नहीं दिया या फिर पेड टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया, तो फिर वो उनको क्वेश्चंस जो है रिवील हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है उसमें डिस्कस किया करूंगा, ठीक है। और इस तरह से जो है हमारी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। चलिए, मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो पे कमेंट पे आप डाल सकते हो। आपके डाउट्स जो है जो भी चीजें होंगी वो हम जो है सॉल्व कर देंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा जरा। क्वेश्चन कहता है ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। ग्लोबलाइजेशन मीन से क्या नहीं है? रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जिनको ग्लोबलाइजेशन नहीं पता। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ऐसी चीज है या फिर इज अ प्रोसेस जिससे सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है, वर्ल्ड की इकोनॉमीज कनेक्टेड हो जाती हैं। तो बेसिकली सिंपल भाषा में ये है कि जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं, उनके बीच में ट्रेड जो है अगर हो रहा है तो दैट इज पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको पता है 1991 में हमारा रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, जहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज हमने की थी, ठीक है। आप अपनी इकोनॉमिक्स में जो है वो आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली ये सब चीजें। तो बेसिक चीज ग्लोबलाइजेशन की मैंने बता दी, मतलब क्या है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से ग्लोबलाइजेशन क्या नहीं है। पहला, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज बिल्कुल है। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती है? इंपोर्ट ड्यूटीज इज बेसिकली अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो अगर सर इंपोर्ट करना चाहते हो तो उस पर कुछ ड्यूटी लगती है। ड्यूटी मतलब टैक्स लगता है, ठीक है। अगर सरकार, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट को किसी चीज की इंपोर्ट कम करना है, किसी चीज का इंपोर्ट कम करना है, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी वो बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे कंट्री में महंगा हो जाए, हमारे इंडिया में महंगा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए उसको महंगा बनाने के लिए जो है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? रिडक्शन। रिडक्शन अगर कर देंगे, यानी इंपोर्ट ड्यूटी अगर हम कम कर देंगे, तो उसकी कीमत जो है कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो गया, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। दिस प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन ए प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन बी, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो जितने भी बिजनेसमैन है, अगर उनको इंपोर्ट करना होता है अगर उनको इंपोर्ट करना होता है अगर उनको इंपोर्ट करना होता है तो उसके लिए एक लाइसेंस लगता है। तो अगर सरकार इस लाइसेंस को बहुत रिजिड, ये बहुत मुश्किल बना देगी कि बहुत ही कम लोगों को ये लाइसेंस मिल सकेगा या फिर इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट, सरकार चाहती है कि इंपोर्ट ना हो। और अगर ये लाइसेंस इजीली अवेलेबल हो, दैट मीन्स इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। सो दैट अगेन मीन्स कि अबॉलिशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इसका मतलब यस, अगर आप लाइसेंसिंग हटा रहे हो तो जो आप इंपोर्ट को है प्रमोट कर रहे हो, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। थर्ड, फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई। एफडीआई क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जितने भी हमारे विदेशी निवेशक हैं वो हमारी इकोनॉमी में आके जो है अगर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम एफडीआई बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। एफडीआई अगर दूसरे देश के जो है सिटीजन हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं, उसको एफडीआई बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ पे हो रही है। बट यहाँ पे ऑप्शन डी, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो इसका कोई लेना देना नहीं है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। सो ऑप्शन वन का आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रिम स्टैंड्स फॉर व्हाट। आपको बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली फुल फॉर्म तो मैंने पूछी थी, बट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी कि ट्रिम होता क्या है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ट्रिम होता क्या है। ट्रिम स्टैंड्स फॉर ऑप्शन बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। अगर आपने डब्ल्यूटीओ का नाम सुना है, तो वहां पे जो है डब्ल्यूटीओ बेसिकली क्या चीज है? ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रही है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो है संस्था बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो है काफी सारी चीजें, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है,
जिसमें एग्रीकल्चर का जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी चीज़ें एग्रीकल्चर से होती हैं उसको जो है मैनेज होता है ट्रेड के उस पर। ठीक है, फिर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं अलग से। ठीक है, और आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया। कहने का मतलब कहने का मतलब मैंने आपको बताया कि ये संस्था बेसिकली WTO क्या करती है, इट इंश्योर्स कि आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड है, आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड है वो स्मूथली चलती रहे, उसमें कोई भी रुकावटें ना आए। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती रहे, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती रहे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस से, इंडिया यूएस से, ठीक है, अगर यूएस का आदमी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है, अगर यूएस का आदमी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रमोट दिस। मतलब इसको जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकती इंडिया, इसको जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकती इंडिया अकॉर्डिंग टू WTO ट्रिप्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड ऑफ इन्वेस्ट ट्रेड रिलेटेड सॉरी ट्रिम्स, मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चला गया, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट इंडिया के लोग करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी में, जैसे इंडियंस करेंगे और जैसे यूएस के सिटीजन करेंगे, यूएसए के सिटीजन करेंगे, तो इसमें जो है WTO इंश्योर करती है कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई भी भेदभाव ना हो या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उस चीज को रेगुलेट करने के लिए आपका ये ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स बने हैं। ठीक है, WTO के। ठीक है, तो इसको जो है ये रेगुलेट करती है इन्वेस्टमेंट को। मतलब बेसिकली बात ये है कि अदर सिटीज को आप अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ एट पार आप देखते हो, तो आपको जो है ये ट्रिप्स जो है इस चीज को प्रमोट करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है दूसरी कंट्रीज में अगर आप कर रहे हो तो उस चीज को जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ जो है आप जो है एट पार जो है रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म पूछी थी वैसे, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ट्रिम्स है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैं कुछ चेंज लेता हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि जो HDI इंडेक्स है उसके अंदर क्या क्या होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा। तो जो बेसिकली HDI है क्या, HDI इज अ सोशल प्लस इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, ये सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री का। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेट पोजीशन देखना है तो आप HDI का स्कोर देख सकते हो। बेसिकली इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड योर लास्ट इज पर कैपिटा इनकम। तो इन तीन इंडिकेटर्स पे जो आपको स्कोर मिलते हैं, कंट्रीज को स्कोर मिलते हैं। ठीक है, जो कि 0 पॉइंट, आई थिंक इंडिया का फिलहाल इसका स्कोर 0.45 है। ठीक है, तो ये स्कोर जो है इंडिया को मिला हुआ है। तो इस तरह से इन तीनों इंडिकेटर्स पे आपको स्कोर मिलता है। एंड UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जो है इस HDI को जो है बनाता है। इस रिपोर्ट को कौन बनाता है, UNDP बनाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन रिटेनमेंट, पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको बता दिया HDI होता क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू GNP। आपको बताना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। टर्शरी सेक्टर का है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन। प्राइमरी सेक्टर आपका मतलब होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर आपका मतलब होता है आपकी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और आपको पता ही है एग्रीकल्चर, मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, बट वहां से हमारा जो है कंट्रीब्यूशन GDP को देखा जाए तो इट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है GDP को। तो इसका आंसर जो है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर बेसिकली ऑल योर सर्विसेज, ऑल योर IT एंड ऑल। ठीक है, ये सब आपकी टर्शरी सेक्टर में आती है। बेसिक चीजें, वेरी सिंपल। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। आपको बताना है कि किस तरह का नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर में इंडिया में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब कुछ महीने
जब कोई आदमी अनएम्प्लॉयड रहता है यानी बेरोजगार रहता है कुछ महीने, तो उसको सीजनल बोलते हैं। तो क्योंकि ये सीजन से होती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स, इसमें जो है फार्मर्स का ही पूछा है। फार्मर जैसे आपको पता है कि अब वो राबी सीजन जब होता है, राबी सीजन जब होता है, और राबी सीजन और खरीफ सीजन के बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब फार्मर्स को के पास ज्यादा काम नहीं होता खेतों में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वो एम्प्लॉयड जरूर है लेकिन कुछ महीने ऐसे आते हैं जब वो एम्प्लॉयड नहीं होते। ऑप्शन बी डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल की जो है फॉर्मेट में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है, और इस लैंड को दो पर्सन यानी दो लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी फैमिली है और सेम सेम साइज का लैंड है, सेम साइज यहाँ पे दो लोग मैनेज करते हैं, और यही सेम साइज का लैंड जो है यहाँ पे चार लोग जो है मैनेज करते हैं। यानी चार लोग इस खेत पे खेती करते हैं, और यहाँ पे दो लोग जो है इस खेत पे खेती करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब इस साइज की लैंड को दो लोग मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है लोग चार लगे हुए हैं, वही सेम लैंड है, कोई जो है सब चीजें बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेबर जो है एक्स्ट्रा लेबर जो है लगी हुई है, जिससे जो है आउटपुट अगर हम बात करें, आउटपुट जो है सेम है। यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी आउटपुट फॉर एग्जांपल 100 है, यहाँ पे चार लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी आउटपुट 100 है। ठीक है, जब आपका आउटपुट 100 रहता है, आउटपुट सेम रहता है, और आपके नंबर ऑफ पर्सन जो है एक्स्ट्रा होते हैं या फिर ज्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जरूरत से ज्यादा। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि खेतों में काम आदमी का दो या तीन आदमी का काम होता है, लेकिन किसी किसी फैमिलीज में जो है किसी किसी फैमिलीज में आपने देखा ही कि कितने सारे भाई होते हैं, तो उसी सेम लैंड पे जो है वो डिपेंड करते हैं। तो अब हमारा जो है नेचर है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का। मैंने आपको मतलब बता दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी है। ठीक है, बोथ ए एंड इसका बी आंसर है, सीजनल भी है हमारी और डिसगाइज्ड भी है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश? आपको बताना है प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुई थी। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे फैक्चुअल मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ बिकॉज आपको आदत लग जाए, क्योंकि उत्तराखंड या फिर पीसीएस लेवल पे जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको आदत लगा रहा हूँ सो दैट आप जो ये चीजें भी जब आप अपना मटेरियल पढ़ रहे हो तो आप ये चीजें भी ध्यान रखो। ऑप्शन सी 20 मार्च 1950 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत क्लोजली इसलिए रखे सो दैट आप इस पे ध्यान दो कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको फैक्चुअल डेटा भी याद करना है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डेट वाइज क्वेश्चन था। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इसमें सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है। काफी लोगों ने मुझे लगता है महाराष्ट्र किया होगा, बट द आंसर इज डी, तमिलनाडु। ऑलमोस्ट 48% की जो पॉपुलेशन है तमिलनाडु की, वो जो है अर्बन में रहती है, अर्बन सिटीज में रहती है। सेकंड पे आता है आपका केरला, बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 47% के आसपास है। एंड द थर्ड आई गेस इज महाराष्ट्र। ठीक है, थर्ड या फोर्थ महाराष्ट्र है, बट द फर्स्ट वन इज तमिलनाडु। ठीक है, तो डेटा जो हमारा ये कहता है। क्वेश्चन 8, इन विच ईयर वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड? आपको बताना है वर्नाकुलर एक्ट कब पास हुआ था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1878 में पास हुआ था। ठीक है, आपको पता है वर्नाकुलर एक्ट जो है किस चीज के लिए पास हुआ था, बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या करना था, ब्रिटिशर्स ने कर्टेल करना था, बिकॉज दे वांटेड टू कर्टेल इंडियन वॉइसेस। ठीक है, उन्होंने इंडियंस की जो वॉइसेस थी उनको जो है रोकना था, क्योंकि उस वक्त जो फ्रीडम मूवमेंट जो है एक तरह से चरम सीमा पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो है स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ द मॉडरेट्स क्लास जो है जो हमारी बनने वाली थी। ठीक है, आगे आके आप देखोगे 1885 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जी स्थापना हुई, बिकॉज ये सब चीजें पाइल अप हो रही थी, इंडिया के पास ज्यादा कुछ वॉइस को जो है सुना नहीं जा रहा था, तो ये सब चीजों के लिए जो है आपकी आईएनसी बनी थी। एक अलग स्टोरी है, यहाँ पे पूछा गया था वर्नाक्युलर एक्ट कौन से सन में पास हुआ था, 1878 में वो पास हुआ था। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले आपको बताना चाहिए इस क्वेश्चन में कब जो है फॉर्म हुई थी, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1885। 1885 में वो फॉर्म हुई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि इन चारों के टेन्योर कौन कौन से हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री जो है थोड़ी सी ध्यान से पढ़ी हो,
तो आपको पता है कि लिटन लिटन का जो टेन्योर है आपका 1876 से 1880 पे है। लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन को आप ऐसे ही याद रख सकते हो क्योंकि बिकॉज जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का वो इनके ही टेन्योर में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। 1884 से 1888 तक इनका टेन्योर था। एंड लॉर्ड रिपन, मोस्ट लव्ड वाइसरॉय भी इनको बोला जाता है, मतलब सबसे ज्यादा पसंदीदा वाइसरॉय जो इंडिया में थे वो लॉर्ड रिपन थे। काफी पसंद किया जाता था इनको। 1880 टू 1884, तो ये आपके टेन्योर था इन सबका। और ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन जो है आंसर है इसका, उन्हीं के समय पे आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 10th, हु यूज्ड टू से आई वांट टू बी गोखले ऑफ मुस्लिम्स, ये किसने कहा था? अगर आपको गोखले नहीं पता है तो गोखले जी जो है मॉडरेट यानी आईएनसी के अंदर थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और किस ये स्टेटमेंट जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी, उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी गोखले ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री है, आप पढ़ाई करोगे आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जस्ट गिव मी अ ब्रेक, लेट मी ड्रिंक वाटर। तो बेसिकली मैंने जानबूझ के जो है क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं रखे। रीजन उसका यही है कि आई डोंट वांट टू, मतलब मैं आपको जो है डराना नहीं चाहता। थोड़ा हम डिफिकल्टी लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने। हमारे पास 10 टेस्ट है तो उसमें जो है डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा सो दैट आप कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, मैं आपका कॉन्फिडेंस जो है गिराना नहीं चाहता हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं आपको बहुत मुश्किल टेस्ट भी दे सकता था बट मैंने ऐसे नहीं किया। एंड पर्पसली मैंने ऐसे नहीं किया बिकॉज मैं आपका कॉन्फिडेंस जो है गिराना नहीं चाहता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होना चाहिए आपको, और कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको मॉक टेस्ट सारे देने हैं, तभी आपकी सबसे ज्यादा यूटिलाइज आप इन टेस्ट को कर पाओगे। सो मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, हीराकुंड प्रोजेक्ट यूटिलाइजेस विच रिवर वाटर। आपको बताना है कि हीराकुंड जो है प्रोजेक्ट किस रिवर का पानी जो है यूटिलाइज करता है। ऑप्शन डी महानंदी। बहुत ही आसान जो है मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता होगा, बहुत फैक्चुअल है। 12, ड्यूरिंग हुज रेन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड अगेन पर्पसली जो है मैंने इसको जो है डाला था सो दैट आपको जो है थोड़ा सा टेस्ट किया जाए। तो आई थिंक कि मेजोरिटी ऑफ यू वुड हैव गिवन दिस राइट, लेकिन आई डोंट नो, हम इंटरेक्शन नहीं कर सकते अभी। सो लेट्स सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, आई एम सॉरी, थर्ड पूछा है तो इसका आंसर ये आपका अशोका। थर्ड पूछा है, आई एम रियली सॉरी, आई थॉट सेकंड की बात कर रहे हैं। काल अशोका तो आपका थर्ड पे थी। एक सेकंड इरेजर में कर लूँ। काल अशोका इज द रॉन्ग आंसर। अशोका, अशोका जो है इसका सही जवाब। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपकी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, जो कि अराउंड 483 बीसी के टाइम माना जाता है। एंड इसकी कैपिटल ये कहाँ पे हुई थी? राजगृह, राजगृह पे जो है ये थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ काल अशोक, काल अशोक, और ये पूरे 100 साल बाद जो हुई थी। एंड इट वाज हेल्ड एट वैशाली, वैशाली में हुई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो क्वेश्चन में पूछा है, इट वाज हेल्ड अंडर द टेन्योर और अंडर द लीडरशिप ऑफ अशोका। ठीक है, इसका टेन्योर अगर मान देखा जाए तो इट वाज अराउंड 250 बीसी, 250 बीसी। एंड इट अकर्ड एट पाटलिपुत्र और योर मॉडर्न डे पटना, योर मॉडर्न डे पटना। And your fourth Buddhist council was held under the leadership of Kanishka, and this is very famous Buddhist council because ये एक तो 1 AD यानी सेंचुरी जो है चेंज हो गई थी, एंड इट वाज हेल्ड इन कश्मीर। ठीक है, बिकॉज इट वाज हेल्ड इन कश्मीर, सो दिस इज द मोस्ट फेमस। अजात शत्रु, काल अशोक, अशोका, कनिष्का, ए के इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप ये कहाँ कहाँ पे हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, पटना, सॉरी कश्मीर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे अशोक था। मूविंग फॉरवर्ड, 13th, कोरबा कोल्ड फील्ड इज इन। आपको बताना है कोरबा कोल्ड फील्ड कहाँ पे। अगेन वेरी फैक्चुअल, इस तरह के ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई पर्पसली
गिवन दिस क्वेश्चन? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की ये जो है कोल माइन है, छत्तीसगढ़ की कोल माइन है, कोल फील्ड है, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम? इस तरह के अगेन मिनरल्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है अलग से, तो मिनरल्स आपको अच्छे से करने हैं, तो इस ये सारे मिनरल्स मैं अपने जो है टेस्ट सीरीज में जो है इंक्लूड करूंगा, टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करूंगा, तो ऐसे आपको रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शन डी, राजस्थान इज द राइट आंसर, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। मूविंग फॉरवर्ड, 15th, which of the following regions of northern plains is most fertile? Now very good question, I think. अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि क्वेश्चन अच्छा है, आपको बताना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शुड हैव, या फिर आई थिंक उन्होंने ये तेराई जो है मार्क किया होगा बिकॉज ऑफ रेपुटेशन की तेराई रीजन जो है बहुत फर्टाइल है, बट द मोस्ट फर्टाइल रीजन इज खादर। मोस्ट फर्टाइल रीजन इज खादर। खादर बेसिकली क्या है? खादर एक वो एरिया होते हैं, लो लाइंग एरियाज को इनको बोलते हैं, लो लाइंग एरियाज यानी, या फिर फ्लडेड एरिया। तो आपको पता है एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, एलुवियल सॉइल। तो आपको पता है जितने भी रिवर्स हैं हमारी, रिवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सॉइल की फीचर डिसाइड करने में। तो माउंटेन्स से रिवर आती है, माउंटेन से रिवर आती है, ठीक है, और आपके सेडिमेंट्स, आपके जितने भी मिनरल्स हैं माउंट रॉक्स के, वो सारे पीस पीस के पानी में मिल जाते हैं, और पानी जहाँ पे जाएगा, ये पानी जहाँ पे रिवर का पानी जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा सॉइल जो है अच्छी होगी, ठीक है। और आपको पता है अब ये खादर एरियाज कौन से? खादर एरियाज आर द लो लाइंग एरियाज। लो लाइंग एरियाज मीनिंग जो इसके आसपास है, जो इसके आसपास है, इसके आसपास है। एंड दीज एरियाज आर द एरियाज जहाँ पे फ्लड बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लड आता है, ठीक है। तो अगर ये पानी यहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली व्हेन दिस वाटर विल बी ड्राइड अप, जब ये पानी सूख जाएगा, देन इट विल एड अप टू द सॉइल क्वालिटी, ठीक है। एंड दैट इज वाई द रीजन विच इज वेरी नियर टू द रिवर, जो रीजन वेरी नियर है रिवर के, दैट विल बी वेरी फर्टाइल, दैट विल बी वेरी फर्टाइल, ठीक है। तो द आंसर इज खादर एंड नॉट तेराई, ठीक है। एंड अदर एरियाज आर ऑल्सो वेरी गुड एरियाज अकॉर्डिंग इन फर्टिलिटी, बट इट इज आस्किंग कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो मोस्ट फर्टाइल हमारा खादर है। मूविंग फॉरवर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, बराक, लोहित, सुबानसिरी। आपको बताना है विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अगेन रिवर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पीसीएस लेवल के एग्जाम्स पे, ठीक है। तो रिवर्स तो आपको बहुत अच्छे से जो है याद करके जानी है, क्योंकि रिवर्स पे पक्का क्वेश्चन आता है। सो ऐसे ही मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको रिवीजन कराता रहूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बराक, लोहित, सुबानसिरी पे दिया है, तो इसका आंसर जो है बराक रिवर जो है, बराक रिवर जो है ये नहीं जाती, बिकॉज बराक रिवर फॉलोज इन असम, नागालैंड एंड मणिपुर एंड आई गेस मिजोरम, यस मिजोरम, आई गेस यस मिजोरम में होती है, ठीक है। ये इन 4 स्टेट्स में जो है, ये 4 स्टेट्स में जाती है, ठीक है। और बाकी लोहित एंड योर सुबानसिरी does follow through Arunachal Pradesh. That means your answer is 2 and 3. 2 and 3 is your answer. Which the following river of India does not, again ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हो। यहाँ पे नॉट लिखा था, does not originate from the western घाट्स। वेस्टर्न घाट से यहाँ पे कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं करती? अगेन अगर आप रिवर सिस्टम पढ़ाए तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। तापी रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है इनमें से। गोदावरी फॉर एग्जाम्पल, गोदावरी आपकी ओरिजिनेट करती है त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर जो कि आपका नासिक में है, एंड नासिक इज इन महाराष्ट्र। मूविंग फॉरवर्ड, योर कावेरी, कावेरी है ना, यस कावेरी, कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी रेंज, दैट इज इन कर्नाटका, ठीक है। एंड योर तापी रिवर it originate from Satpura ranges, Satpura ranges, and Satpura ranges are in मध्य प्रदेश, ठीक है, दे आर इन मध्य प्रदेश। तो ये जो है ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो जाते हैं, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, कंबम इज नॉट रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ
माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज, आपको बताना है नेशनल इनकम इनमें से क्या है। बिकॉज आई एम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तो आई ऑलवेज लव इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस, बट दिस क्वेश्चन वाज स्पेशल। बहुत सिंपल था, मतलब नेशनल इनकम का ही क्वेश्चन था, तो मैंने पर्पसली इसको डाला है बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट कि आप लोग नेशनल इनकम से क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा सवाल था। आप काफी लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने सही किया, बट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किन लोगों का ये जो है आंसर सही हुआ है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज, आपको बताना है इसमें से क्या नेशनल इनकम कंट्री की होती है। एनुअल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एनुअल रेवेन्यू से अगर नेशनल इनकम निकलती तो फिर मतलब कुछ भी, ये लॉजिक नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं पहले, सरप्लस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अगेन, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट्स भी नहीं पता, बट ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शंस के फॉर्मेट में कर सकते थे, ऑप्शन से देख कर सकते थे। ये भी बहुत वेग है, ये भी बहुत वेग है। बच्चा क्या, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये भी मतलब कोई बनता नहीं है, तो किसका भी ऑप्शन जो है ये भी गलत है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जो है नेशनल इनकम होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टर्स इनकम, जिन लोगों को नहीं पता फैक्टर इनकम्स क्या होती है। बेसिकली आपकी चार है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड योर बिजनेस। आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी उठा के देखो, ये मॉडल है। ठीक है, आपको वैसे इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, उसके विदाउट डूइंग एनसीईआरटी आप इकोनॉमिक्स नहीं जा सकते। आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड दिस प्रिपरेशन वेरी अर्ली, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि फैक्टर इनकम जिनको नहीं पता, तो फैक्टर इनकम बेसिकली इनकम्स अर्न फ्रॉम दिस फोर सोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेस। एंड लैंड से क्या होता है, लैंड से रेंट आता है, लेबर को वेजेस मिलती हैं, वेजेस या फिर सैलरीज मिलती हैं, कैपिटल पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, एंड बिजनेसेस अर्न प्रॉफिट। तो आपकी पूरी इकॉनमी जो है, पूरी इकॉनमी जो है इसी पे डिपेंड है, लैंड, लेबर, कैपिटल। बिकॉज समवन इज प्रोड्यूसिंग, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड समवन इज कंज्यूमिंग, समवन इज कंज्यूमिंग। तो ये आपकी जो है साइकिल चलती रहती है, ये उसको प्रोडक्ट देता है, कंज्यूमर वापस खरीदते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक्स में इसको टू मॉडल जो है, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे आप एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। ठीक है, बेसिक चीज है, तो मैंने आपको बता दी। फैक्टर इनकम्स, नेशनल इनकम के अंदर ये सारी इनकम जो आती हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी ऑफ द कंट्री हैज मोर देन, बहुत लाइंस में पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था ये, हैज मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन, सिर्फ यहां तक नहीं पढ़ना था, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पूछा है। ठीक है, 50% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब उस स्टेट की खुद की पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है। एंड योर स्टेट या फिर यूटी, योर आंसर इज दादर एंड नागर हवेली, यानी इसकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है ट्राइबल है। योर आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दादर एंड नागर हवेली। क्वेश्चन बी, इंडिया इज रिगार्डेड एज कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर आप काफी टाइम से न्यूज़पेपर या फिर इस कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर्पसली अगेन मैंने क्वेश्चन डाला है। डेमोग्राफिक मतलब आप समझ जाओगे टर्म से, डेमोग्राफिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन, समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन। एंड डिविडेंड इज अ पॉजिटिव टर्म। डिविडेंड आपको कुछ मिल रहा है, आपने सुना होगा कंपनीज डिक्लेयर डिविडेंड बिकॉज दे डिक्लेयर डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है, आपने सुना होगा, तो डिविडेंड इज अ पॉजिटिव थिंग। तो आप इसमें से देख लो कि अगर आपको पता भी नहीं है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या, बट आपको इनके मतलब भी पता है, आपको इनके मतलब भी पता है दोनों चीजों की, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो भी आप इसको निकाल सकते थे। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स। तो नेशन के लिए आपको देखना है कि कौन सी सेगमेंट पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, कौन सा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा रहेगा। क्या 15 ईयर्स से मतलब नीचे क्या होगा, बच्चे, बच्चे बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट compared to what, its high population in the age group of 15-64 is the right answer, because the population which is in the age group of above 65 years, मतलब ये जो है old people हैं, they are बूढ़े लोग। तो बूढ़े लोग से हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन देयर सर्विसेज टू द कंट्री। ठीक है, दैट इज वाई दे आर रिटायर्ड नाउ 65 ईयर्स में, मतलब नॉर्मली लोग रिटायर हो जाते हैं। दे हैव रिटायर्ड, दे हैव रेंडर्ड देयर सर्विसेज टू द नेशन।
नेशन को सबसे ज्यादा काम इन जनता से मिलेगा। 15 से 64 ईयर के जो बीच में होंगे, ये जनता है जो देश के लिए काम करेगी और ये आने वाले टाइम में करेगी। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सबसे सही आंसर है। एंड योर डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकम्स 15 टू 65 ईयर्स ऑफ एज ऑफ पीपल, ठीक है, जो इतनी भी पॉपुलेशन है। 21 इजी क्वेश्चन, money bill in the parliament can be introduced only with the recommendation of, only with the recommendation of। तो मनी बिल जो है किसकी रिकमेंडेशन, सिर्फ किसकी रिकमेंडेशन के साथ ही जा सकता है या फिर इंट्रोड्यूस हो सकता है। वेरी सिंपल, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, मनी बिल के बारे में आपको बता ही देता हूँ, मनी बिल के बारे में दो चार चीजें बता देता हूँ कि मनी बिल आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट से जो है पहले परमिशन आएगी कि भाई अब प्रेसिडेंट हम मनी बिल ले आए क्या, प्रेसिडेंट जी बोलेंगे बिल्कुल लेके आओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू डिक्लेयर अ बिल एज अ नॉर्मल बिल, नॉर्मल नहीं बोलेंगे इसको, भाषा में बोलते हैं सांसद की ऑर्डिनरी बिल, ये भी पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं। टू डिक्लेयर अ बिल एज अ ऑर्डिनरी बिल और अ मनी बिल, मनी बिल, जल्दी से बताओ पावर किसको, किसके हाथ में होती है, सोचो जल्दी, किसके हाथ में होती है कि कौन डिक्लेयर करता है कि बिल जो है मनी बिल होगा या फिर ऑर्डिनरी बिल होगा, कौन डिक्लेयर करता है। ऑप्शन दे दूं क्या, यहाँ पे क्वेश्चन आ देता हूँ। लोकसभा, लोकसभा स्पीकर, बी, चलो मैं क्वेश्चन क्यों बना रहा हूँ, कभी टेस्ट में पूछ लेंगे अपने, ठीक है। तो इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर। एंड हु इज द लोकसभा स्पीकर राइट नाउ, मिस्टर ओम बिरला। सो मिस्टर ओम बिरला विल डिसाइड कि कौन सा बिल ऑर्डिनरी है, कौन सा बिल मनी मनी बिल है, सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर है, ठीक है। अदर देन हिम नो वन कैन डिसाइड। मनी बिल ऑर्डिनरी बिल कौन डिसाइड करता है, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। राज्यसभा का, राज्यसभा का स्पीकर में, स्पीकर के पास इसमें कुछ भी पावर नहीं है। तो अगर ऑप्शन आ जाए राज्यसभा चेयरमैन या फिर राज्यसभा स्पीकर, वो ऑप्शन गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का स्पीकर के पास ये पावर होती है। मनी बिल का आर्टिकल आपका 110 है। तो ये कुछ मैंने डिटेल्स आपको दे दी। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट। आपको बताना है कितने दिन तक जो है राज्यसभा कैन डिले अ फाइनेंस बिल। अब यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी बिल, ये फाइनेंस बिल की बात चल रही है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल होता था कुछ और, ऑर्डिनरी बिल होता तो राज्यसभा अगर उसको पास नहीं कर रही तो ठीक है, पास नहीं कर रही, देन अगर उन दोनों के बीच में जो है चीजें जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही किसी बिल को लेकर, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग कॉन्सेप्ट है, आप ऑर्डिनरी बिल अगर पास नहीं हो रहा तो जॉइंट सिटिंग करवाओ, और उसके बाद जो है अगर जो भी कंक्लूजन निकलता है उसके साथ, उसके बाद जो है बिल पास होगा या फिर नहीं होगा। बट इन केस ऑफ फाइनेंस बिल या फिर मनी बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल और फिर मनी बिल, इसमें क्या होता है, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती। रीजन बी, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर इसलिए नहीं होती क्योंकि दे आर नॉट हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कौन है, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए गए कौन है, लोकसभा के एमपीज, लोकसभा के एमपीज, लोकसभा के एमपीज। राज्यसभा के एमपी आपको पता है कि नॉमिनेट किए जा, सॉरी, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। मतलब हम जो है राज्यसभा के एमपीज को वोट नहीं देते डायरेक्टली, हमारे द्वारा चुने गए हुए एमएलए जो है ये वोट करते हैं आपके राज्यसभा मेंबर्स के लिए। तो हाउस ऑफ पीपल कौन है, मतलब किस कौन से एमपीज जो है सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो सरकार जो है जो चलाते हैं वो एमपीज जो है वो लोकसभा के एमपीज होते हैं, लोकसभा के एमपीज होते हैं, ठीक है। तो जो सरकार, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो लोकसभा, जो हमारा आर्टिकल 74 भी तो कहता है हमारी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। तो ये लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि बिकॉज ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए हुए हैं, ठीक है। राज्यसभा के एमपीज डायरेक्टली हम नहीं, लोग नहीं चुनते, हमारे चुने हुए एमएलए चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन उनका होता है, वो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसलिए जो है मनी बिल या फिर फाइनेंस बिल में राज्यसभा को पावर नहीं दी गई है, राज्यसभा को पावर नहीं दी गई है,
ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की ही पावर ज्यादा है राज्यसभा से। ठीक है, ये आपने जो है पढ़ा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 14 डेज है। मनी बिल के टाइम पे 14 डेज तक आप राज्यसभा में दे सकते हो। अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा पास करके नहीं देती तो बॉस उसी फॉर्मेट में, अभी लोकसभा की मतलब मर्जी है, ठीक है, मर्जी है उनकी कि वो राज्यसभा की रिकमेंडेशन जो उन्होंने दी होगी 14 दिन के अंदर, अगर बाई चांस 14 दिन के अंदर राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशन दे देती है तो राज्यसभा तो लोकसभा की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे तो ठीक है, वो उसको रिजेक्ट कर दे तो भी ठीक है। मतलब बॉस, माय लाइफ माय रूल्स। तो फाइनेंस बिल के टाइम पे लोकसभा बोलती है माय लाइफ माय रूल्स। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मनी बिल चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, 14 इसका आंसर था। पंचायती राज इंडिया रिप्रेजेंट्स, आपको बताना है पंचायती राज इनमें से क्या है, क्या करता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑब्वियसली उस वो इसका पर्पज है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑब्वियसली। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ऑब्वियसली। आंसर क्या हुआ, डी, ऑब्वियसली। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पंचायती राज तो आपको अच्छे से करना है। मूविंग फॉरवर्ड, 24। आई होप आप ये क्वेश्चन आपने सही किया हो। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज, आपको बताना है कि ब्लॉक लेवल पे पंचायती राज को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये आपको ब्लॉक लेवल पे बोला जाता है। ग्राम पंचायत तो आपके यार विलेज लेवल पे होते हैं, विलेज लेवल पे। और जिला परिषद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है, ये भी जो है अलग अलग एरिया वाइज जो है डिवाइडेड है पंचायत। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाई करनी है और ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करना है। पंचायत प्लस म्यूनिसिपैलिटी तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, मतलब हर एक एंगल से करना है, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइज इन द कंकरेंट लिस्ट, आपको पता है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब कि बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट, बोथ सेंटर प्लस स्टेट कैन लेजिस्लेट, कैन मेक लॉज ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के हाथ में होता है। पुलिस इज अगेन अ स्टेट सब्जेक्ट। Defense is a central subject, and education is your right answer. Education is in concurrent list. Education is in concurrent list. So option B is the right answer. 26. The expense of public service commission of a state is charged upon what? आपको बताना है कि जितने भी चार्जेस आपके होंगे, जितने भी चार्जेस होते हैं, यानी उत्तराखंड का आप एग्जाम दे रहे हो तो जितने भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस जैसे आपकी चेयरमैन की सैलरी हो गई, वहाँ के खर्चे, बिजली का बिल, ये सब वो सब कुछ, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस मिला के होते हैं आयोग के, उसका खर्चा कहाँ कौन उठाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अगर उठाने लगा पब्लिक सर्विस कमीशन की तो इस संस्था का खर्चा कौन उठाएगा। तो इसका खर्चा उठाता है यूपीएससी, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का खर्चा से चलती है हमारी यूपीएससी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चलते हैं आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन बी। इट्स ओन जनरेटेड फंड्स फ्रॉम फीस, फीस तो बच्चे कभी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन तो बहुत ही ना के बराबर फीस लेता है। ठीक है, यूपीएससी तो बिल्कुल जीरो फीस लेता है। ठीक है, आई थिंक यूपीएससी जीरो फीस लेता है, बाकी आई डोंट नो। जनरल कैटेगरी से शायद फीस लेते हैं, शायद ओबीसी से राय लेते हैं। एससी एंड एसटी से आई गेस फ्री है मेरे ख्याल से, मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, कंटिजेंसी फंड तो इमरजेंसी फंड होता है बॉस, ये तो कोई रिलेशन है ही नहीं इसका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, आपको बताने में से कौन सा पास है जो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर शिल्पी, शिल्पा शेट्टी जो है, मैंने तो उसको याद से याद किया हुआ है, मेरे को याद नहीं होता था बड़ी बार मेरे को। बट शिपिकिला पास इज इन हिमाचल प्रदेश। बड़ा ही सुंदर पास है, कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज जाना। मैं अभी 2 महीने पहले गया था, मेरे को जाके याद हुआ, जब मैं यहाँ पे गया तभी मेरे को याद हुआ, अदरवाइज मेरे को याद ही नहीं हो रहा था। इट इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये जो पास है। तो और इतना इलेबोरेट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर। बट योर राइट आंसर इज शिपकी ला पास। लिपू लेक पास ऑब्वियसली कितना फेमस है यार, मतलब ये तो न्यूज में कितना रहा, इंडिया इंडिया एंड नेपाल के रिलेशन में। माना पास, ऑब्वियसली माना इज योर राइट लास्ट विलेज, लास्ट विलेज। ठीक है, तो ये तो हो गया। एंड नोमा पास इज इन कुमाऊं रीजन, कुमाऊं रीजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शिपकीला पास, शिपकीला छिपकीला। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब उत्तराखंड के क्वेश्चन में कुछ डालें।
इन विच ईयर पब्लिकेशन ऑफ अल्मोड़ा अखबार स्टार्टेड, आपको बताना है कि अल्मोड़ा अखबार जो है कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1871। बट मैं इसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ कि कुछ फैक्ट्स जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। अल्मोड़ा एक सेकेंड, अरे भाई रेज हो जा। लॉजिस्टिक्स अगर आपके पास अच्छे हो ना तो पढ़ाने में और पढ़ने में मजा आता है। आई नो मैंने अभी बहुत इनिशियली स्टार्ट किया, लॉजिस्टिक्स मेरे इतने अच्छे नहीं है, बट आई होप मेरा कंटेंट अच्छा हो। दैट इज व्हाई यू गाइज आर गिविंग मी एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। विद इन अ मंथ टाइम मेरे ऑलमोस्ट 950 सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड वी आर वेरी नियर टू दैट 1000 मार्क। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, बिकॉज लेट मी टेल यू फन फैक्ट, मेरे ऑलमोस्ट 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ओनली 30% लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर जो लोग हैं वो मेरा कंटेंट देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज पीपल हु आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। भैया इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, लोग मेरे को तारीफ करते हैं, सर बहुत अच्छा कंटेंट है, ये सब वो सब, उन्होंने तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दिया होता है, बट जनरली लोग नहीं कर रहे हैं। आई शुड हैव रीच दिस मार्क 1000 वाला मार्क, बट लेट्स होप ये 1000 मार्क आप लोग जो है मुझे पहुंचा दो, एंड सो दैट वी कैन हैव लाइव क्लासेस, बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसी है 1000 सब्सक्राइबर से पहले वो लाइव नहीं जाने देती। 1000 सब्सक्राइबर कर दो उसके बाद लाइव जाएंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सो दैट अब उससे सब अच्छा, उससे बहुत फायदा हो जाएगा हमको कि मैं आपके लाइव डाउट्स ले सकूंगा। लाइव डाउट्स, आई एम डाइंग कि मैं आपके लाइव डाउट्स ले सकूं, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी अ लर्निंग प्रोसेस फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि आप कुछ ऐसे डाउट पूछोगे जो मुझे भी ना आते हो, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व देम, बिकॉज मेरे को भी कुछ नई चीज पढ़ने को मिलेगी। क्योंकि पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो उन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई एम वेटिंग कि मैं कब लाइव जाऊं और कब हमारा इंटरेक्शन जो है अच्छा हो। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, थोड़ी सी बकवास जो है बीच में हो गई, बकवास ठीक ठीक है। तो मैं आपको फैक्ट बताता, अल्मोड़ा जो अखबार है, अल्मोड़ा अखबार जो है सेकंड न्यूज़पेपर है, सेकंड न्यूज़पेपर है इंडिया का, इतना महान अखबार है। उसके बाद यूपी का फर्स्ट वीकली फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर है, और अपने कुमाऊं का बिकॉज पहले यूपी और उत्तराखंड एक ही थे, ठीक है, तो कुमाऊं रीजन इज बेसिकली अ रीजन जो लिटरली पहाड़ियों का इलाका कहा जाता है। तो कुमाऊं का ये पहला आपका न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, क्या है, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। तो ये थोड़े से आपको फैक्ट्स बता दिए मैंने। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 29, फॉर प्रोपेगेटिंग द यूज ऑफ खादी इन 1937 इन चानुंदा अल्मोड़ा, हु प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल टू फाउंड गांधी आश्रम। गांधी आश्रम, आपको पता है गांधी जी ने कितना प्रमोट किया था हमारे खादी को, बिकॉज फॉरेन फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करना था, फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करना था, एंड इट रियली स्टार्टेड फ्रॉम 1905 जब आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। वैसे तो ये तब से स्टार्ट हो गया था, बट खादी को किसने प्रमोट किया है, खादी को गांधी जी ने प्रमोट किया है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बेसिकली कि ऐसे कौन व्यक्ति है जिन्होंने खादी को हमारे रीजन यानी उत्तराखंड में जो है प्रमोट किया। ऑप्शन बी मोहन जोशी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मोहन जोशी ने जो है ये चीज की है हमारे स्टेट में। तो आपको ये चीज याद रखनी है, मोहन जोशी प्रमोटेड या फिर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू फाउंड गांधी आश्रम, ठीक है, गांधी आश्रम। क्वेश्चन 30, द हिस्टोरियन ऑफ उत्तराखंड हु इज नोन बाय द नेम ऑफ चरण, चरण के नाम से कौन से ऐसे हिस्टोरियन है हमारे, डी इसका सही आंसर है, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी हैं जो चरण के नाम से जाने जाते हैं, और ये बहुत ही फेमस लेखक हैं। इनकी किताब का नाम आपने पढ़ा ही होगा, आप जो किताब पढ़ते हो वो परीक्षा वाली, इतिहास की, सॉरी उत्तराखंड का इतिहास, इसका जो है किताब का नाम है, इतिहास नहीं उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास किताब इन्होंने लिखी है, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास। मूविंग फॉरवर्ड, 31, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मनसबदारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन डाल दिया मैंने, ठीक है। ऑप्शन डी सी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मनसबदारी का मतलब आप ये समझ लो, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मनसबदारी क्या था, क्या था, क्या था, पढ़ा था।
मनसबदारी इज बेसिकली अ रैंक सिस्टम, रैंक्स दी गई थी, ठीक है, रैंक्स दी गई थी, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द ग्रेट अकबर। अकबर जी ने जो है ये शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। तो रैंक दी गई थी टू बेसिकली इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलिट्री एडमिशन एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ भी एडमिशन डाल दीजिए तो एडमिनिस्ट्रेशन ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। मूविंग फॉरवर्ड, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हिल जात्रा फोक प्ले? हिल जात्रा फोक प्ले का सबसे सेंट्रल कैरेक्टर या फिर मुख्य जो कैरेक्टर है वो कौन है? ऑप्शन ए लाखिया भूटा, लाखिया भूटा। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ ये जगह है जहाँ पे, पिथौरागढ़ जो जगह है जहाँ पे जो है प्ले होता है। तो बेसिकली ये जो फेस्टिवल है ये प्लो, हिंदी में शायद इसको हल बोलते हैं, हल, इससे संबंधित कुछ ये फेस्टिवल है, ठीक है। इसको मेन जो है चीज माना जाता है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए। एंड अलग अलग कैरेक्टर्स जो है यहाँ परफॉर्म होते हैं, कैरेक्टर्स, पीपल वियर मास्क, एक स्पेशल तरीका का मास्क है वो पहनते हैं, एंड पीपल डांस एंड सॉन्ग्स आर प्लेड। बेसिकली 3 फेज में जो है फेस्टिवल होता है, 3 फेज में। तो यू डोंट नीड टू गो इनटू मच डिटेल, बट आपको हाँ पता होना चाहिए। एंड द थिंग इज कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो आप जो है इसको ऐसा किया करो, यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब पे क्या करो, डाल दिया करो हिल जात्रा फोक प्ले। तो आपको जब वो चीज़ असली में आप देखोगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से आप मेमोराइज कर पाओगे चीज़ों को। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कुछ भी कल्चरल चीज़ें हो यूट्यूब पे डाली, और वो जब वो वाला ऐसा शो देख लिया ऐसी, या फिर फोक प्ले देख लिया, म्यूजिक देख लिया, डांस देख लिया, ठीक है, तो उससे जो है चीज़ जो है दिमाग में बैठ जाती है। हाँ भाई ऐसा कुछ करके था, तो ये उसका हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है सारे फेस्टिवल्स, डांसेस, सॉन्ग्स। तो इसका एक ये तरीका है, आप ये तरीका कंसिडर कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, 33rd, द प्रिविलेंट टर्म फॉर अल्पाना अ फोक आर्ट ऑफ उत्तराखंड इज? आपको बताना है कि अल्पाना जो है किस टर्म या फिर किस चीज को बोला जाता है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आईपन को बोला जाता है, बहुत ही फेमस चीज है उत्तराखंड में। बेसिकली एक रंगोली टाइप है, गूगल इमेज देखना आप इसकी, ठीक है, गूगल इमेज देखना, तो रंगोली टाइप है, ठीक है। Which of the following combination of districts shows the correct sequence of मैग्नेसाइट डिपॉजिट्स उत्तराखंड? आपको बताना है कि मैग्नेसाइट डिपॉजिट्स उत्तराखंड में आपको पता है सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मिनरल जो है वो मैग्नीसाइट है। आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको कुछ छोटी सी हिंट देता हूँ, अगर आपको यही बताना है कि ये कुमाऊं रीजन में सबसे ज्यादा होता है, कुमाऊं रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एकमात्र गढ़वाल का स्टेट है, गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट है, वो है चमोली, जहाँ पे ये होते हैं। तो आप देख लो, अगर आपको ये चीज़ भी बता देती तो आप बता सकते हो। ऑप्शन डी देहरादून तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देहरादून जो है आपका पता है आपको गढ़वाल रीजन में है, और गढ़वाल में सिर्फ चमोली है, चमोली रीजन में हमें मिलते हैं। सी उत्तरकाशी भी गढ़वाल में है, तो ये भी काट दो आप। उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, इसमें और ए और डी में आप कंफ्यूज हो सकते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एंड चमोली। चमोली में तो स्पेशली जो है ये मिनरल पाया जाता है। तो अगर आपको चमोली जहाँ दिखता है और आप उसके साथ साथ कुमाऊं के रीजन हैं, तो वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, 35, हु हैज द कंट्रोल ओवर सिविल फॉरेस्ट इन उत्तराखंड? सिविल फॉरेस्ट का कंट्रोल किसके पास जाता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर काफी बच्चों ने लगाया होगा, बट ऐसी कोई पोस्ट होती ही नहीं है, पोस्ट होती है डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर। ये क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, बहुत गूगल किया मैंने। सिविल फॉरेस्ट बेसिकली ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो फॉरेस्ट कैटेगरी के अंदर नहीं आते, क्योंकि फॉरेस्ट कैटेगरी के जो ट्रीज हैं या फिर फॉरेस्ट को जो है आपको पता है ये आदमी देखता है, आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं, इन फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो देखते हैं, बट द सिविल फॉरेस्ट आर अंडरटेकन एंड दे हैव द कंट्रोल ऑफ और आर कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज मेनली इन्वॉल्व इन शीप रियरिंग? काफी सिंपल सवाल, भूटिया जो है इसका आंसर है। ट्राइब्स तो आपको अच्छे से करनी है, मैं भी कराऊंगा आपको, बट जब तक मेरे लेक्चर्स नहीं आते या तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज आप पढ़ते रहिए अपने जो है आपकी टेक्स्ट बुक से। 37th, द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हु ऑल्सो बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आपको बताना है कौन से शख्स हैं जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड थे, उसके बाद जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ऑप्शन डी एस एच कपाड़िया इज द राइट आंसर। ही वॉज आवर सेकेंड Chief Justice and later on became 38th Chief Justice of India. एस एच कपाड़िया
and he died on 2016. ठीक है, he is no more, but he is the right answer. S.H. Kapadia was our second Chief Justice and later on became 38th Chief Justice of India. Moving forward, 13th question, again a simple one. Which of the following combination is not correct? आपको बताना है इसमें क्या करेक्ट नहीं है. श्रीनगर अजय पाल करेक्ट, इन्होंने बनाया था. टिहरी सुदर्शन शाह बिल्कुल सही जवाब. अल्मोड़ा कनकपाल बिल्कुल नहीं, अल्मोड़ा कनकपाल ने बिल्कुल नहीं बनाया था. इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है. इसका मतलब सी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है. सी करेक्ट आंसर हो जाता है. चंद्रगुप्त चंद्रपुरगढ़ी भानु प्रताप, जी हाँ बिल्कुल सही. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से बताना ये करेक्टली मैच क्या है. जिम कॉर्बेट क्या पॉलिटिशियन थे? कतई नहीं. एटिक्सन के आर्टिस्ट थे? राइटर थे बॉस. नहीं. मोहन उप्रेती इंजीनियर थे? बिल्कुल नहीं. इनका तो मुझे पता नहीं मोहन उप्रेती क्या थे, लेकिन बीडी पांडे वाज अ हिस्टोरियन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बी बीडी पांडे इसका आंसर है. 40 साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं. मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी 12, आपको बताना है कौन सा मेटल बी 12 में प्रेजेंट होता है. कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट. कोबाल्ट इज द राइट आंसर. बी 12 के अंदर जो है ये मेटल जो है ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, प्लस काफी कॉम्प्लेक्स भी है ये. और ये जो है विटामिन है हम एनिमल्स के खाने में या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा देखते हैं, और ह्यूमन का कंजम्पशन इसका बहुत कम के बराबर है, बिकॉज इसके लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया चाहिए होता है. ठीक है, जिसको वो सिंथेसाइज करते. ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है. बेसिकली लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स मेटल है ये विटामिन कोबाल्ट. ठीक है, और एनिमल प्रोडक्ट्स में यूज होता है. द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपको बताना है कि पहला कौन सा प्रोडक्ट था जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग से बना था. ऑप्शन बी इंसुलिन इज योर राइट आंसर. ठीक है, इंसुलिन आपका सही राइट आंसर है. पूरा फैक्चुअल डेटा है, आपको चार्ट मारना है. ठीक है, आपको अच्छे से कर लेना है फैक्चुअल डेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है? लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल है? बिल्कुल है. रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट है? बिल्कुल नहीं है. ये तो आपकी अल्मोड़ा में है. अल्मोड़ा में, एंड आई थिंक 1815 में शायद इस्टेब्लिश हुई थी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ईयर. शायद 1815 में हुई थी, आप देख लेना एक बार. देहरादून आईएम में बिल्कुल सही. चंबा गब्बर सिंह मेमोरियल मोमेंट बिल्कुल सही. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो मैंने देखो हिंदी में भी बनाए हैं, तो जितने भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि कुछ भी मैंने गलती की है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना. कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, क्योंकि ये जो है मैंने ट्रांसलेट किया है. आई ऑब्वियसली हैव नॉट रिटन दिस माई सेल्फ. ये ट्रांसलेट करके मैंने जो है ट्रांसलेटर से जो है लैंग्वेज ये अपना हिंदी में कन्वर्ट किया है. सो अगर कुछ भी चीज़ जो है गलत है तो आप मेरे को बता देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने डाल दिया एक ज्योग्राफी का. टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, आपको बताना है कि टाइड्स किसके ग्रेविटेशन पुल से जो है कॉज यानी होती हैं. अर्थ ऑन द मून? बिल्कुल भी नहीं. मतलब अर्थ के मून पे? बिल्कुल नहीं. अर्थ ऑन द सन? भैया नहीं, बिल्कुल नहीं. मून ऑन द अर्थ? बिल्कुल नहीं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सन एंड मून ऑन द अर्थ. तो टाइड्स आपको पता होनी चाहिए कि टाइड्स होती क्या है. ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, ये अपनी अर्थ है. बड़ी गंदी अर्थ बनाई, छोटी बना देते हैं. ये अपनी अर्थ है, ये अपना मून है, ये अपना सून है, सन है. बेसिकली पोजिशन चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है. पोजिशन में मत जाओ. बेसिकली बात क्या है कि जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो अर्थ को काफी इम्पैक्ट करते हैं. और काफी इम्पैक्ट किसका करते हैं अर्थ में? ओशियंस को. ठीक है, नाउ इमेजिन दिस. ये अर्थ है, ठीक है, एंड योर मून इज ऑन दिस पार्ट एंड द सन इज ऑन दिस पार्ट. आपका ये मून हो गया, ये सन हो गया, ये आपकी अर्थ है. तो जो उसका ग्रेविटेशन पुल होगा, ग्रेविटेशन पुल होगा, ये इस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ, अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, तो जितने भी ओशंस या फिर पानी, या जितने भी ओशंस इस तरफ होंगे, अर्थ के इस साइड पे होंगे, इस साइड, जितने भी इस साइड पे होंगे, तो वो आगे की तरफ चल जाएंगे, आगे की तरफ चल जाएंगे. ठीक है, आगे की तरफ चल जाएंगे. दैट मीन्स
इस रीजन में देयर विल बी a सिचुएशन ऑफ हाई टाइड, एंड इस रीजन में पानी जो है पीछे की तरफ खींच जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल, जो ग्रेविटेशन पुल जो खींच रहा है सन एंड द मून। ठीक है, तो ये अगेन, अब ये आपका कितना जो है हाई टाइड लो टाइड होती है, वो अगेन आपकी मून एंड सन की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका मून और सन एक ही साइड पे है, देन आपको पता है कि मैक्सिमम जो है आपका फोर्स जो है तब लगेगा। एंड व्हाट इफ द सन इज ऑन दिस साइड, सन इज ऑन दिस साइड एंड द मून इज ऑन दिस साइड, देन आप ये पूछोगे कि तब क्या होगा। देन आई विल टेल यू अ फैक्ट, फैक्ट ये है कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज मोर देन सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफी काम आएगा आपको आंसर्स करने में, सन का ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, आप बोलोगे सन बहुत बड़ा है, सन के आगे मून क्या है, ठीक है, बट द डिस्टेंस मैटर है। डिस्टेंस जो है मून का वो हमारे अर्थ से जो है काफी कम है एज कम्पेयर टू सन, तो इसलिए जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से। मैंने आपको बता दिया हाई टाइड होती क्या है। हाई टाइड फॉर एग्जांपल, अच्छा इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो सी है, यहाँ पे जो कोई समुद्र का तट है वो ये है, ठीक है, और आपकी हाई टाइड है, तो मतलब जो है पानी जो है आपका, पानी जो है आपका ब्रीच कर जाएगा। मतलब ये पानी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, और ये लैंड है, ये लैंड है, और ये आपका कोस्ट है, कोस्ट लाइन है आपकी। अगर हाई टाइड होगी तो ऑब्वियसली पानी जो यहाँ तक चले जाएगा, यहाँ तक चले जाएगा। और वहीं इस साइड पे क्या होगा, लो टाइड है। लो टाइड का मतलब ये आपका लैंड है, ये आपका सी है, तो पानी जो है नॉर्मली जो, क्योंकि आपका जो है ये लो टाइड है, तो पानी जो है यहाँ तक भी नहीं पहुँचेगा और लो टाइड रहेगी, यानी ये जो है लैंड बन जाएगा। यानी ये जो एरिया है आपका, यहाँ आपकी सतह जो है आपको दिखेगी। ठीक है, द लैंड सरफेस विल बी विजिबल एंड यहाँ पे जो है ये वाली सतह, ये वाली जो सरफेस है, ये पानी के अंदर आ जाएगी, ये पानी के अंदर आ जाएगी बिकॉज यहाँ पे हाई टाइड है। एंड हाई टाइड का रीजन कौन सा है, हाई टाइड का रीजन कौन सा है, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, और इस तरफ वाला है लो टाइड, लो टाइड। बहुत टाइम से समझा दिया मैंने, अब आपको पता होना चाहिए कि लो टाइड हाई टाइड होती क्या है। अब इसके कैटेगराइजेशन है वो आप थ्योरी में पढ़ लेना, आपको अब आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड्स क्या होती हैं। बेसिकली टाइम होता है टाइड्स का, कि एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी, दिन में एक दिन में कितनी बार आती है, उसके हिसाब से थ्योरी है आपकी। ठीक है, वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया कि हाई टाइड लो टाइड होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे आए थे हम। अच्छा, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, सन एंड द मून और द अर्थ, इसका जो है ग्रेविटेशनल जो है फोर्स लगता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट 44th अगेन अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको बताना है कि एल नीनो क्या है। ऑप्शन से वैसे आप सॉल्व कर सकते थे, अ वार्म करंट इन द पैसिफिक ओशन फ्लोइंग नियर द कोस्ट ऑफ पेरू, दिस इज द राइट आंसर। आपको जाना भी नहीं ऑप्शन 2, तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते, क्योंकि जो है ये पैसिफिक ओशन में जो है, पैसिफिक ओशन में। अब बता देता हूँ थोड़ा सा एल नीनो क्या है। जस्ट इमेजिन, इमेजिन तो ठीक है, ये अपनी आगे, ठीक है, ओके, हम्म, ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, दिस इज योर कोस्ट ऑफ पेरू, ये आपकी पेरू हो गई, साउथ अमेरिका बेसिकली। ठीक है, इमेजिन करो, ये आपका पैसिफिक ओशन है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, या फिर आपको बताता हूँ एल नीनो होता क्या है। एल नीनो का मतलब होता है, आपने काफी सुना होगा अगर आपने इंडियन मॉनसून पढ़ा है, एल नीनो का मतलब ये होता है कि जब आपका जो वाटर है, आपका जो ये पानी है, आपका जो पानी है, अगर ये पानी जो है इधर पेरू की कोस्ट पे वार्म है या फिर हॉट है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ का हॉट है तो इस तरफ क्या होगा, कोल्ड, इस तरफ क्या होगा, कोल्ड। ठीक है, आपने अगर एटमॉस्फेरिक सिस्टम पढ़ा है आपको अपनी जीके अपनी ज्योग्राफी में, ठीक है, तो अगर आपका हाई प्रेशर होता है, सॉरी आपका अगर कोल्ड वाटर है, कोल्ड कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर के ऊपर हाई प्रेशर एरिया होगा, एंड आपकी वार्म वाटर, वार्म वाटर या फिर गर्म पानी के ऊपर आपका लो प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि गर्म से आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है और ठंड से आपका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर लो प्रेशर क्रिएट होगा, अगर आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा तो बादल बनेंगे,
बादल बनेंगे तो बारिश होगी, तो बारिश यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, बारिश यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वहीं इस तरफ बात करें तो यहाँ पे कोल्ड है, दैट मीन्स हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, एंड अगर क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब एल ईयर होता है, एल ईयर होता है, तो हमारा मॉनसून जो है वीक होता है, यानी मॉनसून जो है कमजोर मॉनसून होता है, बारिश जो है कम होती है, बारिश जो है कम होती है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। इसका उल्टा होता है लालिना, लालिना, लालिना का मतलब होता है कि अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है हो गया कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट, वेस्टर्लीज, फिर अब इसमें विंड सिस्टम आ जाएगा। विंड सिस्टम अगर आपको पता है तो ही आप समझ पाओगे। वेस्टर्लीज मतलब जो हवा होती है, वेस्टर्ली जो है विंड सिस्टम है, एक तरह की विंड विंड है वो, अगर वो स्ट्रांग चलती है तो आपका जो पानी है इस तरफ मूव कर जाएगा, हॉट वाटर जो है इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा। लेट मी शो यू, थोड़ा सा और पिक्चराइज कर दूं तो, अरे हो ही नहीं रहा यार, टाइम पे थोड़ी होगा ये, ठीक है। आप समझ लो ये जो है विंड चली, पानी जो है हॉट वाटर इधर आ गया, और इधर जितना जितना इधर आएगा, जितना जितना स्ट्रांग आपकी विंड होगी, इतना अगर यहाँ पे वार्म वाटर आ गया, यहाँ पे वार्म वाटर आ गया, तो यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो हम बारिश में नहा पाएंगे, अपना इंडिया में मानसून मस्त आएगा। और आपको पता ही है मानसून के कितने बेनिफिट है। तो लालिना बेसिकली, लालिना मानसून को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, वहीं पे एल नीना या फिर एल नीनो मॉनसून को नेगेटिवली, ये तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। ये आपको बेसिक आइडिया मैंने बता दिया, आपको मैंने मैप बनाया, ये आपका साउथ अमेरिका था, मैप जाके देखना और अब पढ़ना एल नीनो को, आपके समझ में आ जाएगा। और यार ये क्या हो गया, जस्ट वेट, वेट अ सेकेंड, गिव मी सम टाइम, ओके, ठीक है। तो वो आपको आई होप समझ में आ गया हो, साइट ही क्रैश कर गई हमारी, चलो ठीक है। लेट्स फटाफट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, आपको बताना है इसमें हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है। कॉस्मिक रेज, लाइट, इलेक्ट्रॉन, सुपरसोनिक वेव्स। अगेन मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में, साइंस का क्वेश्चन तो डाल दिया, साइंस का क्वेश्चन तो डाल दिया, साइंस ज़्यादा मुझे आती नहीं है, ज्योग्राफी मेरे को अच्छे से आती है। लाइट इसका आंसर है, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो इसका आंसर लाइट है। अच्छा इसमें बेसिकली थ्योरी एक और है, इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि लाइट की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, पहली चीज़ तो, कहाँ गया भाई यार, ये कलर चेंज नहीं हो रहा, देख लो अब, सॉरी रेड कलर है, करने की कोशिश करे तो हो सकता है हो गया। तो लाइट का है सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी। अब इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, रेड कलर, रेड कलर सबसे तेज होता है, सबसे रेड कलर की लाइट जो सबसे तेज जाएगी, और आपकी वॉयलेट कलर की लाइट सबसे धीरे जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी स्पीड की बात करें तो लाइट में भी क्या, रेड कलर की अगर लाइट है वो सबसे तेज होगी, और अगर लाइट है तो अगर वॉयलेट कलर की लाइट है तो वो सबसे धीरे होगी। तो ये एक और फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया, लाइट इसका आंसर है। करंट अफेयर क्वेश्चन डाले मैंने कुछ, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू डेवलप द वर्ल्ड फर्स्ट एवर वुडन सैटेलाइट बाय 2030। पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाया जा रहा है, और उसका कारनामा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा अमेरिका को छोड़ के इस बार जापान है, ठीक है। जैसे केबीसी में कर देते हैं ना अमिताभ बच्चन, कि आपका ऑप्शन बी था, बट आंसर आपका ए है, तो जापान इसका आंसर है, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडिया हैज बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ द आईयूसीएन सपोर्टेड एशियन प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। पहली बात तो आपको पता लग गया कि इंडिया जो है ऐसे कुछ जो है सिलेक्ट हुआ है, चेयर करेगा वो आईयूसीएन की इस पार्टनरशिप को, और आपको बताना है बेसिकली इस क्वेश्चन में कितने साल के लिए जो है वो चेयर करेगा। ऑप्शन बी 3 इसका आंसर है, तो जो है ये करंट का क्वेश्चन है। अडोप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम, ये आपको बताना है, ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का तो है, पर इसके साथ कोलैबोरेशन किस मिनिस्ट्री ने किया है। होम अफेयर्स, कल्चर, ट्राइबल, अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, ऑब्वियस रीजन कल्चर से रिलेटेड है तो कल्चर करेगी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी आंसर सही था। And moving on to our 49th question, which company which has become the first two-wheeler company globally पूरी दुनिया भर में to cross a market capitalization of 1 लाख करोड़। काफी सवाल
इन सवाब जो है आंसर इसका सही इजी था। बजाज ऑटो है जो है इसका आंसर है। 1 लाख करोड़ जो है क्रॉस कर चुका है। ये तो बहुत नई खिलाड़ी है बजाज ऑटो, आपको पता है चेतक के नाम से स्कूटर आता था तब के टाइम से है। तो आंसर इसका ही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट सीरीज, आपको मैं बताया था कि अपनी जो पेड टेस्ट सीरीज है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। कभी आप लोगों को लगे कि वहाँ पे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, नहीं, ये तो बस सैंपल था, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे। 150 क्वेश्चन डाले हैं, बहुत मेहनत लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा लगती है। अब 50 क्वेश्चन मैंने डाले सो दैट आपको आइडिया लग जाए। बेसिकली फ्री मॉक टेस्ट इसलिए रहता था ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से टेस्ट सीरीज चलने वाली है। तो देखो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही मेरी पेड टेस्ट सीरीज होने वाली है। 200 रुपीज़ इज द कॉस्ट, बहुत मिनिमम कॉस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप दे देना, अदरवाइज जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो आप जैसे पसंद आपको करो। लास्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम द रिसेंट कंट्री टू लीगलाइज अबॉर्शन। अबॉर्शन लीगलाइज कर दिया इस कंट्री ने। ऑप्शन डी अर्जेंटीना इसका आंसर है। मिस्टर मेसी जहाँ से आते हैं, लियोनेल मेसी, ऐसे याद कर लेना। मेसी कंट्री ने जो है अबॉर्शन इसको लीगलाइज कर दिया। तो इसी के साथ जो है हमारी ये टेस्ट सीरीज मैंने खत्म कर दी है, और मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई कि जो है टेस्ट सीरीज कैसे कैसे क्वेश्चन जो है मेरे होने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन जो है पसंद आ रहे हो। क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है मैंने अभी जानबूझ के जो है अच्छी नहीं की है, फिर ज़्यादा नहीं की है, बिकॉज आई डोंट वांट टू आपका मैं कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहता स्टार्टिंग में, ताकि और मैं क्वेश्चन की डिफिकल्टी धीरे धीरे जो है धीरे धीरे बढ़ा दूंगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। उसी पैटर्न में आपको बनाऊंगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा मैं ओनली 200 रुपीज़, सब अफोर्ड कर सकते हैं इतना तो यार, मतलब बहुत ही नॉमिनल चीज़ है। बाकी आपके ऊपर है, आपको देख लो, अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आप करना चाहते हो और यू आर गुड एट योर पार्ट, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड माय फर्स्ट टेस्ट की जो डिटेल है, जो मेरा फर्स्ट टेस्ट होगा, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन वेडनेसडे। और वेडनेसडे को कौन सा डे है? 19, 20, 21, 22, आई थिंक 22 है। 22 दिसंबर को पहला मेरा पेड टेस्ट होगा। सो आप अगर मेरे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को एनरोल कर रहे हो, मैंने आपको डेट अनाउंस कर दी है, टेलीग्राम चैनल पे मैं अनाउंस कर दूंगा ये। 22 दिसंबर को आपको टेस्ट मिल जाएगा। वही आपको इसी फॉर्मेट में डिस्कशन वीडियो जो आपको अपलोड कर दी जाएगी, आपको आंसर की अलग से अपलोड कर दी जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट और उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो ऐसे हम जाने वाले। इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स उत्तराखंड के नोट्स चाहिए, अगर आपको उत्तराखंड जीके के इंग्लिश में मैं हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ, तो अगर उसके लिए भी आपको चाहिए उत्तराखंड के जीके के नोट्स अगर आपको चाहिए, तो वो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अभी जो है सिर्फ एंशंट उत्तराखंड के जो है रोड नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड है। ये नोट्स आपको प्रीलिम्स पास कराने में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। आपको ये नोट्स मेरे ख्याल से 15 पेज है, और बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने नोट्स बनाए, तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई है। लेक्चर मैंने इसके साथ एंशंट का लिया था, वो लेक्चर देखना है आपको, प्लस इसके नोट्स आपको रेफर करने, और आपकी एंशंट उत्तराखंड जो है आपकी कवर हो जाएगी इस चीज़ से। मात्र 20 रुपए में जो है ये आपके नोट्स हैं, 20 रुपीज़ में नोट्स हैं, ठीक है। अब ये हैंड रिटन है, इसमें मेहनत लगती है, दैट इज वाई आई एम चार्जिंग दिस। वीडियो जो है इसकी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वीडियो आप बिल्कुल मुफ्त है, यूट्यूब पे आप कभी भी दे सकते हो। 20 रुपीज़ के एनसीईआरटी इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं। सैम्पल अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाला हुआ है, अगर आपको सैम्पल पर्सनली चाहिए आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो। टेलीग्राम लिंक में मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप मेरे को पर्सनल चैट कर सकते हो। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो हर जगह से मैं अवेलेबल हूँ। आपको बस बताना है, पहुँचना है मेरे पास, यूट्यूब कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हेल्प मी ग्रो, एंड आई विल हेल्प यू ग्रो एज वेल, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी हो, एंड आपको लगता है कि अगर आप मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज ऐसे ऐसे चलने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।